हेलो बच्चों, बबलू सर फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं बबलू सरोज आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्या कर लिया था बच्चा, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिया था, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे बेटा, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मतलब टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये जो डेरिवेशन है इसको करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये सेशन आज का, ठीक है। आज ये टॉपिक लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद बेटा इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हमारा गाउस का प्रमेय हम आपको स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो डाल लेते हैं हेडिंग, सभी बच्चे हेडिंग डाल लें कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण का सूत्र भी लिख सकते थे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये फटाफट बच्चे सभी बच्चे हेडिंग डाल लें। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा सा चलिए। शायद ये बेटा थोड़ा सा ऊपर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है। नीचे लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो करते हैं, फिर से लिखते हैं यहाँ नीचे से। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। अब शायद आपको दिख रहा होगा बेटा, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया था, इसलिए मैं देखने गया था कि ऊपर तो हो गया, दिखाई तो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये है हमारा बेटा हेडिंग, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जब आपको मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएँ पढ़ा रहा था आपको बेटा, तो वहाँ पे मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको बताया था। तो पहले फिगर बना लेते हैं बेटा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा ठीक है भाई। एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं मेरे बच्चे, ई से लिखते हैं। अब इसी में बेटा, इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने किसको रखा है, वैद्युत द्विध्रुव को। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण का विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरह का जो हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते थे बेटा, ये हमारा क्या होता था, प्लस, ये होता था माइनस, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इनके बीच की दूरी को क्या माना था, 2l, ऐसे ही माना था ना। यही एक वैद्युत द्विध्रुव का काम करता था। तो हमने इसी वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पे ऐसे रख दिया है, इस तरह से, ठीक है मेरे भाई, ऐसे। ये हमारा बिंदु ए हो गया, ये हमारा बिंदु बी हो गया। यहाँ पे बेटा मान लेते हैं कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इस पॉइंट पे बेटा माइनस क्यू आवेश है, ठीक है बेटा। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, टोटल 2l, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ये दूरी, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, ये कितने एंगल पे रखा है मैंने इसको, एंगल भी आपको लिख देते हैं यहाँ पे, कितना एंगल है बेटा, थीटा कोण पे रखा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था बेटा कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो किसी धन आवेश पर बल लगाता है, लेकिन कौन सी दिशा में बल लगाता है बेटा, अपनी दिशा में लगाता है। और वैद्युत क्षेत्र
ये जो बेटा आप वैद्युत क्षेत्र बोलो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लो, क्योंकि बेटा वैद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता होती है, मतलब जो शक्ति होती है वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है ना, वही शक्ति किसके नाम से जानी जाती है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता है बेटा, उसी को हम क्या कह सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं, याद रखना। तो ये वैद्युत क्षेत्र है, तो उसकी जो प्रबलता है जिसको हम ई से लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसकी जो पावर है, तो पावर है बेटा, तो वही क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। तो मैंने बताया था बेटा कि जो हमारा ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो धन आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है, लेकिन ऋण आवेश पे क्या करता है? अपनी दिशा की विपरीत दिशा में क्या करता है? बल लगाता है। और ये ध्यान से सुनना बेटा कि जितना बल ये प्लस क्यू आवेश पे लगाएगा, उतना ही बल ये माइनस क्यू आवेश पे लगाएगा, ठीक है ना। बस फर्क इतना होगा कि प्लस क्यू आवेश पे बेटा अपनी दिशा में बल लगाएगा और माइनस क्यू आवेश पे अपनी दिशा के विपरीत दिशा में। जैसे मैंने कहा कि भाई ये ई इस आवेश पर 10 न्यूटन का बल लगाता है, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर, ठीक है ना। अब इस आवेश पे क्या करेगा बेटा? ये वैद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन का ही बल लगाएगा, लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो किधर लगाएगा बेटा? माइनस अपनी दिशा के विपरीत दिशा में। इसका मतलब इस दिशा में क्या करेगा? बल लगाएगा। दोनों बल परिमाण में समान होते हैं, मतलब इस पे 10 न्यूटन का लगाएगा तो इस पे भी 10 न्यूटन का लगाएगा, लेकिन दिशा में क्या होंगे? दोनों बल विपरीत होंगे। एक की दिशा इधर रहेगी तो दूसरी की दिशा इधर रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है। तो मान लेते हैं बेटा कि इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है उसका नाम है F1, और इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है उसका नाम है क्या बेटा? F2, ठीक है ना। तो ये F1 की दिशा किधर होगी? तो बेटा देखो F1 की दिशा और F2 की दिशा क्या होगी? तो ध्यान से सुनिए। अगर मैंने वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर मान रखा है, तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बेटा धन आवेश पे बल लगता है, तो F1 की दिशा इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और बेटा ये इस पे बल लगाएगा अपनी दिशा के विपरीत दिशा में, इसका मतलब F2 की दिशा ये हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं भाई? इतनी बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा? हमें तो बल आघूर्ण निकालना है ना। बल आघूर्ण क्या होता है बेटा? कोई भी एक बलों के बीच की लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है वही बल आघूर्ण होता है। टाउ बराबर F/d, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ रखा होगा। हम तो बल यहाँ से ले सकते, चाहे ये बल ले ले चाहे ये बल ले ले, क्योंकि दोनों परिमाण में समान होंगे। तो किसी एक बल की बात करें, लेकिन इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना बेटा। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा? थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र ई में कोई विद्युत द्विध्रुव AB, क्या नाम है बेटा विद्युत द्विध्रुव का? AB, ठीक है ना। AB थीटा कोण, कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए स्थित है तथा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई या दूरी, बीच की दूरी, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है बेटा? 2L है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है ना। अब लिखेंगे, पहले बल निकाल लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E के कारण या वैद्युत क्षेत्र E तीव्रता E के कारण भाई प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल वो कितना माना मैंने? F1। तो लिखते हैं यहाँ पे बेटा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बेटा, तीव्रता को ई से लिखते तो लिख लेना है यहाँ पे। ई के कारण कौन से आवेश पर? प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। अब बेटा ये शुद्ध बल कैसे निकालेंगे? वो बल है कितना बेटा? F1। तो लिख लेंगे लगने वाला बल F1 हो
तो बेटा मैंने आपको एक सूत्र बताया था बेटा कि सूत्र E बराबर, याद करो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ाया था, F अपॉन क्या, क्यू नॉट से। ठीक है, अब यहाँ से बेटा अगर मैं F का मान निकालना चाहूँ तो F बराबर क्या होगा, क्यू नॉट इंटू ई। ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा, आएगा। अब F के स्थान पे क्या आ जाएगा, F1, और क्यू नॉट का स्थान पे कौन से आवेश पे लग रहा है, क्यू आवेश पे, तो Q हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र क्या मान रखा है बेटा आपने, E ही मान रखा है, ठीक है ना। तो बल क्या आ जाएगा, F1 का मान बेटा Q इंटू ई। इसी प्रकार बेटा कौन से आवेश पर, माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F2। तो बेटा जब आप निकालेंगे तो यहाँ भी आवेश क्या है बेटा, E है, और वैद्युत क्षेत्र क्या है, E ही है। यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E ही है, तो बेटा बल भी इतना ही आएगा, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि ये जो बल आएगा वो इस दिशा में कार्य करेगा और ये वाला जो बल होगा बेटा वो इस दिशा में कार्य करेगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल F2 हो तो बेटा आप जानते हैं बेटा फिर ये सूत्र होगा, जहाँ F हुआ है बेटा वहाँ F2 आ जाएगा, और Q के स्थान पे भाई Q नॉट का स्थान पे Q ही आएगा। हमें चिन्ह के साथ नहीं लेना, हमें इसका परिमाण लेना है। तो परिमाण क्या है बेटा, Q हो गया, और विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E। तो F2 का भी मान कितना आएगा बेटा, Q इंटू ई। लेकिन अब देखें, अगर इसको समीकरण नंबर 1 माने, इसको समीकरण नंबर 2 माने, तो हम देख रहे हैं बेटा कि समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 को अगर हम देखें 2 से, तो बेटा ये आ रहा है F1 इक्वल टू F2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, तो ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा ही होगा। बट यहाँ पे F1 तथा F2 लिख सकते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। माइनस क्यों लगा दिया मैंने, तो माइनस बता रहा है बेटा कि ये जो दोनों बल है परिमाण में समान है, लेकिन माइनस ये बता रहा है कि इनकी जो दिशा है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक की दिशा इधर है तो दूसरे की क्या बेटा इस डायरेक्शन में होगी। अगर पहले की इधर है तो दूसरे की किधर होगी, इधर होगी। तो माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि इन दोनों का जो दिशा है वो दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है बेटा। ये माइनस लगाने का मतलब क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है यहाँ पे, दिशा को बता रहा है, ठीक है। तो अब ये तो बल तो निकल गया बेटा, अब हमें क्या निकालना है बेटा, बल आघूर्ण निकालने के लिए हमें दूरी भी पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसको पहले फटाफट नोट करिए तो आगे करते हैं। तो चलो हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं। देखिए बल निकाल लिया आपने, ठीक है भाई। अब बल आ गया है, बल क्या है, F1 बराबर F2 क्या आया, माइनस भाई ये बता रहा है उसकी दिशा को, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों भाई बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो अलग अलग हैं। क्रिया रेखा का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे हम देख रहे हैं कि भाई ये हमारा कौन काम कर रहा है, F1 काम कर रहा है, इधर हमारा कौन काम कर रहा है, ऐसे F2 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा। इसकी क्रिया रेखा बेटा ये है और इसकी क्रिया रेखा क्या है, ये है। इसको आगे पीछे कहीं भी बढ़ाओ तो दोनों की क्रिया रेखाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। मतलब ये कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये भी ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये इनकी दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग है। तो जब किसी भी बल की क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं तो वो बल क्या करता है बेटा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। समझ में आया। अब बल आघूर्ण कैसे उत्पन्न करेगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो लिखेंगे क्या कि इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करती हैं, बल आघूर्ण का निर्माण करती हैं या बल आघूर्ण उत्पन्न करती हैं, निर्माण करती हैं। तो बल आघूर्ण बराबर, याद करो बेटा, बल आघूर्ण बराबर कक्षा 11 में क्या पढ़ा था आपने, बल आघूर्ण बराबर कोई एक बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी
भाई बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं। बल हमने क्या माना है, या तो F1 लेंगे या F2, क्योंकि दोनों बल परिमाण में समान है, ठीक है ना। तो चलो F1 ले लेते हैं, इनटू दूरी, बेटा इनकी लंबवत दूरी क्या होगी, ध्यान से सुनना भाई, मैंने ये बताया है, देखो यहाँ पे एक बल ये काम कर रहा है और एक बल ये काम कर रहा है, तो उनके बीच की लंबवत दूरी तो यही तो होगी ना भाई, यही तो होगी कि नहीं होगी। तो ये लंबवत दूरी हमको चाहिए, ये वाली। इसका मतलब अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाना चाहूँ ऐसे, तो ये वाली दूरी हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है ना। एक बल ये हो गया, एक बल ये हो गया, यही तो लंबवत दूरी है। इस दूरी को हम मान लेते हैं बेटा कितना, d, और यही d हमें निकालना है। तो F1 इंटू क्या हो जाएगा, d। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं बेटा, 3, ठीक है। अब देखो F1 का मान तो हमें पता है, लेकिन d का मान कैसे पता है, तो नहीं पता तो हम निकालेंगे बेटा इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनिए बेटा, हाँ मैं बात कर रहा था बेटा बल आघूर्ण कैसे उत्पन्न करेगा। देखो ध्यान से, कोई वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है। तो अगर 10 न्यूटन का बल लगाकर बेटा इधर दबाया जा रहा है, तो 10 न्यूटन का बल लगाकर इधर उठाया जा रहा है। ऐसे कह सकते ना बेटा कि जितना बल इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, उतना ही बल इस डायरेक्शन में कर रहा है। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव ये अपने स्थान से कहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि नेट बल उसके ऊपर जो काम कर रहा है बेटा वो 0 हो गया। अब तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये अपने ही स्थान पर ऐसे क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा बेटा, घूमने लगेगा। तो जब कोई चीज़ अपने स्थान पे घूमती है ना बेटा, तो वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना बेटा। बल लगाने के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाए, कोई रोटेशन उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो वही बल आघूर्ण हमें निकालना है। तो बल आघूर्ण बराबर टाउ बराबर F1 इंटू डी आ गया। F1 का मान तो हमें पता है, लेकिन D का मान कैसे निकाले, तो त्रिभुज मान लेते हैं। ये हमारा A पॉइंट है, ये B है, इसको अब बेटा N दे दो आप, ठीक है। कौन से त्रिभुज की बात कर लें भैया, त्रिभुज B या AN B में, है ना भाई। देखो इस तरह का त्रिभुज है मेरे भाई, इस तरह का, ये हमारा A है, ये N है, ये B है। ये एंगल कितना है, थीटा है। ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये आपको दिख रहा है बेटा, ये वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है ना। ये वैल्यू हमको पता है कितना है, D है। कर्ण का मान कितना है बेटा, हमको पता है कितना, 2l है ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2l है। अब देखो ध्यान से, हम जानते बेटा हमें तो क्या करना है, ये वैल्यू निकालना है, तो क्या लगा लें, साइन लगा लें, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे आ जाता है आधार बटा कर्ण, लेकिन हमें चाहिए तो लंब ना, क्योंकि एंगल के सामने की भुजा ये क्या होगी, लंब, ये कर्ण, तो ये क्या होगा, आधार ही होगा ना भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना है मेरे भाई, D है, और कर्ण का मान कितना है, 2l है। तो इसका मतलब क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा बराबर आ गया मेरे भाई D/2l। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 2l साइन थीटा आ जाएगा। इसका मतलब हमें D का मान पता चल गया, कितना आ गया, 2l साइन थीटा। तो F1 का मान और D का मान कहाँ रख दे, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 में, अब इसको रब कर दे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं बेटा, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया है, तो कर दिया मैंने इसको रब। तो देखिए भैया क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में F1 तथा, अब बेटा यहाँ पे याद रखना है F1 का भी, भाई F1 भी रख सकते थे, F2 भी रख सकते थे, ठीक है ना। मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि दोनों बल परिमाण में समान है, कोई एक बल ही लेते हैं हम। बल आघूर्ण में क्या करते हैं, कोई एक बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में F1 तथा D का मान रखने पर, ठीक है भाई। तो रखोगे मेरे बच्चे, तो क्या आएगा मेरे भाई, टाउ बराबर F1 का मान आपने निकाला था Q इंटू ई आया था, इंटू D का मान कितना आया, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर Q इंटू 2l लिख लीजिए, इंटू ई, और क्या बेटा, साइन थीटा। भाई Q इंटू 2l को आप क्या कहते हैं बेटा, P कहते हैं मेरे भाई, मैंने पढ़ा रखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा, P E और क्या, साइन थीटा। यही होता है बेटा किसी बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर कार्य जो तुम्हारा बल आघूर्ण होता है उसका फार्मूला। तो टाउ बराबर क्या होता है, P E साइन थीटा, जहाँ टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कह लो, ठीक है ना। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण, P तथा E के बीच का कोण। समझ में आया मेरे भाई।
ये होता है, ठीक है। अब इसको अगर सदिश के रूप में लिखना हो तो अगर आपको पता हो बेटा, आपने कक्षा 11 में वेक्टर पढ़ा होगा, एक अदिश गुणन एक सदिश गुणन। ए डॉट बी बराबर आपने पढ़ा होगा बेटा ए बी कॉस थीटा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मेरे भाई? पढ़ा था। ये अदिश गुणन होता था। ए क्रॉस बी बराबर आपने पढ़ा था बेटा कक्षा 11 में ए बी साइन थीटा, पढ़ा था। इनटू क्या होता था बेटा? दिशा होता था ना बेटा, एन कैप, यही तो होता था, नहीं होता था? तो ये चीज़ें देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये चीज़ें आपने पढ़ा था, ये चीज़ बताता था दिशा को, और ये चीज़ें क्या बताता था? परिमाण को बताता था। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से भाई, यहाँ पे क्या लिखा है? पी ई साइन थीटा लिखा है। तो जहाँ भैया जैसे देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर, मैंने अभी बताया आपको कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है? होता है। अब बेटा जहाँ ए है वहाँ पे क्या रख लें? पी, जहाँ बी है वहाँ क्या रख लें? ई। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे आज मिल जाएगा पी ई साइन थीटा। तो पी ई साइन थीटा जैसे ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, उसी तरह बेटा पी ई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? लिख सकते हैं। इसका मतलब कि भैया इसको सदिश के रूप में अगर लिखा जाए तो टाउ बराबर हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? टाउ बराबर हो जाएगा पी क्रॉस ई, ठीक है ना? तो ये होगा बेटा हमारा सदिश रूप हो गया इसका, ठीक है। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो फटाफट सभी बच्चे नोट कर लें। एक टॉपिक और बच्चा उसको पढ़ा देते हैं, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, वो क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट सभी नोट कर लें, इसको हम क्या करेंगे? रब करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बेटा करा दे, उसके बाद कराते हैं। क्या भाई, हमें तो ये पता चल गया क्या कि टाउ बराबर आ गया हमारा क्या? पी ई साइन थीटा। कुछ केसेस होते हैं बेटा, स्थितियाँ होती हैं, वो स्थितियाँ जान लेते हैं। थीटा क्या होता है? इन दोनों के बीच का कोण, ठीक है ना। पहली स्थिति क्या कहती है, ध्यान से सुनिए, जब P तथा E के बीच का कोण कितना हो बेटा? 0 अंश हो। तो थीटा बराबर अगर 0 अंश रखोगे, यहाँ टाउ का मान कितना आएगा मेरे भाई? तो टाउ बराबर आ जाएगा पी ई साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? इसका मतलब P तथा E एक दूसरे के समांतर होंगे। समांतर होने का मतलब दोनों एक ही दिशा में होंगे। समांतर तो हैं लेकिन दोनों की दिशा एक ही दिशा में है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि वहाँ पे जो टाउ का मान होगा, बल आघूर्ण होगा, उसका मान क्या होगा बेटा? 0 होगा। समझ में आया मेरे भाई? ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि अगर ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हों, जैसे E ऐसे काम कर रहा है, P ऐसे काम कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90 डिग्री हो जाएगा। तब टाउ का मान निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा? पी ई साइन 90, और साइन 90 क्या हो जाएगा बेटा? 1 होता है। तो टाउ का मान कितना आ जाएगा बेटा? P इंटू ई। और यही क्या होता है बेटा? अधिकतम बलाघूर्ण होता है, कि जब दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उनके बीच भाई एक दूसरे के लंबवत होते हैं, उस कंडीशन में जो हमारा क्या होता है? बलाघूर्ण होता है, वो अधिकतम होता है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है? टाउ मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। कितने डिग्री पे बेटा? 90 डिग्री पे, ठीक है ना। 0 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है ना। तीसरी स्थिति होती है। और हाँ, एक चीज़ और, इस चीज़ को बोला जाता है बेटा संतुलन की स्थिति, अस्थाई संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति, ठीक है ना। और अगर भाई थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, मतलब ई की डायरेक्शन इधर है, पी की डायरेक्शन इधर है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री रखोगे आप तो क्या आएगा बेटा? ध्यान से सुनिए, टाउ बराबर पी ई साइन 180, और साइन 180 का भी मान 0 होता है। इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। और इस स्थिति को बोला जाता है अस्थाई संतुलन की स्थिति, अस्थाई संतुलन की स्थिति। ये 3 केस थे बेटा, आपने याद रखना है कि अगर थीटा बराबर 0 होगा तब भी टाउ का मान 0 होगा, और उस स्थिति को बोलते हैं बेटा अस्थाई संतुलन कहते हैं। और थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, उस कंडीशन में हमारा टाउ मैक्सिमम होता है। टाउ मैक्स बराबर आता है बेटा P इंटू ई। और अगर थीटा बराबर हमारा 180 डिग्री हो गया तब भी टाउ क्या होगा? 0 होगा। उस स्थिति को बोलते हैं बेटा अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा कुछ हमारे कंडीशंस थे, वो आपको मैंने बता दिया है। अब हम करते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल में अंतर। क्या होता है अंतर? तो यहाँ लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे बेटा
स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल या विद्युत बल, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है भाई। क्या अंतर होता है? पहला अंतर तो उनकी डिफिनीशंस हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, पहला अंतर इनका डिफिनीशंस हो जाएगा। दूसरा बेटा अंतर क्या होगा? अब ये जो होता है स्थिर वैद्युत बल, ये आवेशों के बीच कार्य करता है, दो बिंदु आवेशों के बीच का कार्य करता है, आवेशों के बीच कार्य करता है। कौन बेटा कार्य करता है? तो आप लिखेंगे स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है। परंतु जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बेटा, दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच काम करता है, दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि ये जो स्थिर वैद्युत बल होता है, इसका जो नेचर होता है प्रतिकर्षण भी होता है, आकर्षण भी होता है। तो हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युत बल प्रतिकर्षण तथा आकर्षण दोनों तरह का होता है, प्रतिकर्षण तथा आकर्षण दोनों तरह का होता है, दोनों तरह का होता है। लेकिन भाई जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा बेटा कैसे नेचर का होता है? कौन से नेचर का बेटा? आकर्षण नेचर का होता है। ये प्रतिकर्षित नहीं करता, हमेशा दो पिंडों के बीच कौन सा बल काम करता है बेटा? आकर्षण बल काम करता है, ठीक है ना, आकर्षण नेचर का होता है, अट्रैक्शन फोर्स की तरह काम करता है। लेकिन इसमें रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों होता है। तीसरी चीज़ बेटा, तीसरी चीज़ इनका फार्मूला का अंतर हो जाएगा, ये होता है F बराबर क्या होता है? के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये FE लिख सकते हो या F लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो फार्मूले का होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर। चौथा बेटा ये जो स्थिर वैद्युत बल होता है ये माध्यम पे निर्भर करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इससे F का मान चेंज हो जाएगा। अगर भाई माध्यम दो बिंदु आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं, ठीक है ना, जिसका परावैद्युतांक कुछ अलग है, तो K का मान भी चेंज हो जाएगा। जब K का मान चेंज होगा तो F का मान चेंज होगा। इसका मतलब बल जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो माध्यम के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। लेकिन जो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि कैपिटल G का मान दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी प्लैनेट पर चले जाइए, कैपिटल G का जो मान होता है बेटा वो कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 होता है मेरे लाल। ये हमेशा उतना ही रहेगा, बदलने वाला नहीं होगा। जब G का मान नहीं बदलेगा तो F का मान कहाँ से बदल जाएगा मेरे भाई? लेकिन ये K का मान बदलता है ना भाई, MKS में इसका मान कुछ अलग होता है, CGS में कुछ अलग होता है, ठीक है ना भाई, ये तो समझ रहे हो ना। तो जब इसका मान हर माध्यम के लिए अलग अलग आएगा बेटा, क्योंकि बेटा आप जानते हो कि अब बराबर हमारा क्या होता है मेरे लाल? 1/4πε0 × K होता था ना यहाँ पे, Q1 Q2 बटा क्या R स्क्वायर होता था। जिस माध्यम का परावैद्युतांक रखेंगे बेटा, कैपिटल के क्या होता था? परावैद्युतांक होता था यहाँ पे, ये स्मॉल के होता था समानुपातिक नियतांक होता था, जिसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते थे कैपिटल के को, ठीक है ना। तो बेटा जिस माध्यम का परावैद्युतांक रखोगे उस माध्यम में निकलने वाला क्या आ जाएगा? बल। ये तो मैंने आपको बताया था, किसी माध्यम पे क्या होता है? बल का फार्मूला अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बेटा इस माध्यम पे निर्भर करता है स्थिर वैद्युत बल, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता? मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि इसका मान जो होता है वो फिक्स होता है, बदलता नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे बदलता है, किसका मान बदलता है? तो बेटा स्मॉल जी, बेटा अगर आपसे पूछा जाए तो स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान चेंज होने के कारण हमारा वेट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे वेट जैसे सपोज करो हमारा द्रव्यमान बेटा 20 kg है, ठीक है ना, और जी हमने ले लिया 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो वेट हमारा कितना आ जाएगा? 200 न्यूटन आ जाएगा। और यही क्या बेटा हम दूसरे प्लैनेट पे चले जाएं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा वेट कम हो जाएगा। जैसे मैं चंद्रमा की बात करूँ बेटा, चंद्रमा प्लैनेट नहीं है, वो क्या है? हमारा उपग्रह है पृथ्वी का। तो वहाँ भी चले जाएंगे तो वहाँ पे जी का मान चेंज हो जाता है। तो जी का मान चेंज हो जाएगा बेटा हमारा, तो बाहर भी क्या हो जाएगा? हमारा चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? द्रव्यमान नहीं बदलता मेरे लाल, द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? फिक्स रहता है मेरे भाई, ठीक है ना। किसी चीज़ का द्रव्यमान नहीं बदलता, जी के मान में परिवर्तन होने के कारण हमारा वेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लेना मेरे लाल, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना।
तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आज ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया मेरे बच्चे। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे, विद्युत फ्लक्स मतलब गाउस के प्रमेय में विद्युत फ्लक्स देखेंगे। विद्युत फ्लक्स के बाद गाउस का प्रमेय देखेंगे, गाउस का प्रमेय का हम प्रूव भी करेंगे। उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे बेटा गाउस का प्रमेय खत्म। उसमें से एक एप्लीकेशन आता ही आता है एग्जाम में 5 नंबर का, ठीक है ना 5 का आएगा तो 3 नंबर तो कहीं नहीं गया आपका एप्लीकेशन में। तो बहुत ध्यान से एप्लीकेशन समझना है बेटा गाउस के प्रमेय का। तो गाउस का प्रमेय जैसे ही खत्म होता है तो 2 चैप्टर भाई, यूनिट फर्स्ट का 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये कुमार मित्तल के अकॉर्डिंग खत्म होगा और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहे तो 1 चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।